हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव यादव और एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूं। वैसे आज मैं अपने गांव में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पीछे का कितना शानदार नज़ारा है। खुला खुला है सब कुछ और शांति बहुत है गांव में। और मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए यहीं पे एक वीडियो शूट कर लें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एमएसएमई के ऊपर है। एमएसएमई का मतलब है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं उनके बारे में है। क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक घोषणा की और उसमें उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को कुछ रियायतें दी जाएंगी। एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारे ऋण दिए जाएंगे और साथ ही साथ एमएसएमई का क्लासिफिकेशन भी उन्होंने चेंज किया। तो ये जो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन चेंज किया है, दरअसल ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आधारित हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि एमएसएमई का जो नया क्लासिफिकेशन है उस पे ज़रा आप ध्यान लगा के उसे देखिए। आप अपनी कॉपी में भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए। और ये जो हमारा टॉपिक है ये कई सारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आप उसे धैर्यपूर्वक देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये टॉपिक हमने इसलिए भी लिया है कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई एवं एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किया गया, यानी कि उसका वर्गीकरण किया गया। तो एमएसएमई महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भारत में अत्यधिक रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। ये भारत में ज़्यादा जो निर्यात होता है उस निर्यात में ज़्यादातर परसेंटेज एमएसएमई का है। और इसके अतिरिक्त भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एमएसएमई एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि एमएसएमई तो हमने सुन लिया, लेकिन वास्तव में ये सरल भाषा में बोलें तो ये क्या है। तो दरअसल ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके अपने क्राइटेरिया हैं और उसी क्राइटेरिया के आधार पर हम इन्हें पहचान सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, यानी कि जो सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी जो कंपनियां हैं उन्हें हम एमएसएमई के अंतर्गत रखते हैं। और एमएसएमई पहली बार सन 2006 में इंट्रोड्यूस किए गए। पहली बार एक एक्ट आया जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, यानी कि MSMED एक्ट 2006, और इसके द्वारा पहली बार भारत में एमएसएमई को परिभाषित किया गया। अब आप देखें नीचे जो लाइन लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रा ध्यान से आप उस लाइन को याद रखें और उसे समझ लें कि लिखा है कि उल्लेखनीय है कि इसमें केवल द्वितीय व तृतीय क्षेत्र, यानी कि जो द्वितीय तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि हमारी जो जीडीपी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था, उसमें 3 मेन क्षेत्र आते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र जो जिसके अंतर्गत कृषि आती है, फिर द्वितीय क्षेत्र है जिसमें उद्योग आते हैं, और फिर तृतीय क्षेत्र है जिसमें सेवा आती है। तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र यानी कि उद्योग और सेवा, बस इन दो क्षेत्रों की कंपनीज या इन दो क्षेत्रों के जो उद्यम हैं वही इसमें रखे जाएंगे। इसका मतलब कृषि के उद्यम इसमें नहीं आते। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस यूनिट्स आती हैं इसमें, और प्राथमिक क्षेत्र की नहीं आती, यानी कृषि क्षेत्र की यूनिट्स इसमें नहीं आएंगी। अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस यूनिट, ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों को अलग अलग किया गया है। अब आप अगला देखें ओल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब हमारा जो ये टॉपिक है इसमें दोनों चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि एक तो न्यू क्लासिफिकेशन क्या है और ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या है। तो ओल्ड क्लासिफिकेशन आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको ओल्ड क्लासिफिकेशन एक बार देखना है, पुराना वर्गीकरण एक बार देखना है, और जो नया वर्गीकरण है वो याद करना है आपको। पुराना इसलिए देखना है क्योंकि नए के साथ उसकी तुलना हो जाएगी। अब आप देखें कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि सबसे पहले माइक्रो कंपनियों के बारे में बात करते हैं। और माइक्रो कंपनियों में बात करने से पहले आप देख सकते हैं कि ओल्ड क्लासिफिकेशन के आगे लिखा हुआ है निवेश के आधार पर। इसका मतलब यह है कि जो पुराना क्लासिफिकेशन था वो निवेश के आधार पर किया गया था, केवल निवेश के आधार पर किया गया था। तो आप देख सकते हैं उसमें कि जो माइक्रो कंपनियां हैं उसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक का निवेश आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कंपनी ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है
मैन्युफैक्चरिंग का मतलब विनिर्माण के क्षेत्र में काम करती है, तो उसे 25 लाख, उसका निवेश जो है वो 25 लाख या उससे कम, और सर्विस सेक्टर में अगर कोई कंपनी है तो वो 10 लाख या उससे कम। आप देख सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर की कंपनी होती हैं उसमें निवेश थोड़ा कम करना पड़ता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं उन्हें निवेश थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। कारण भी है उसका कि मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं, बहुत सारी लेबर रखनी पड़ती है, जबकि सर्विस सेक्टर में कुछ एक इक्विपमेंट के साथ भी सर्विस सेक्टर को शुरू किया जा सकता है। जैसे हम ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं, तो ये वीडियो क्या है, एक प्रकार का एक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ये आएगी, और इस वीडियो में मात्र एक मोबाइल, एक माइक और लैपटॉप और एक दो चीज़ें और इतने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई लेबर की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए निवेश सर्विस सेक्टर में थोड़ा कम होता है, इसलिए उसकी जो सीमा है वो भी कम रखी गई है। अब देखिए ऐसी स्मॉल एंटरप्राइजेज जो होते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज तो आप समझ गए होंगे, 0 से 25 लाख, और इधर सर्विस सेक्टर में 10 लाख, 0 से 10 लाख। स्मॉल में देखें आप, इसके अंतर्गत ऐसी कंपनियां जिसमें जो निवेश है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 25 लाख से लेकर कितना, 5 करोड़ तक, है ना, 5 करोड़, बस इतना जो निवेश कर किया है अगर, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम बोले सर्विस सेक्टर में तो ये कितना है, 2 करोड़, यानी कि 10 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच जो निवेश किया गया है वो स्मॉल एंटरप्राइजेज में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से ये याद कर सकते हैं कि 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का निवेश किया गया है तो स्मॉल एंटरप्राइजेज में, और अगर 10 लाख से 2 करोड़ तक का निवेश किया गया है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज में। मीडियम में क्या था, मीडियम में था कि 10 करोड़ तक का निवेश, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 करोड़ से लेकर, हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जो निवेश किया गया हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगा। और यदि सर्विस सेक्टर में निवेश 2 करोड़ से लेकर किया गया हो कितना, 5 करोड़ तक, तो वो कहलाएगा क्या, मीडियम एंटरप्राइजेस सर्विस सेक्टर में। तो दोस्तों ये पुराना क्लासिफिकेशन था, आपको इस पर सिर्फ नज़र डालनी थी। जो नया क्लासिफिकेशन है उसकी देखिए खास बात क्या है, उसकी खास बात एक तो ये है कि पुरानी क्लासिफिकेशन से थोड़ा अलग है। पुरानी क्लासिफिकेशन में केवल निवेश आधार बनाया गया था, लेकिन इसमें निवेश और टर्नओवर दोनों को आधार बनाया गया है। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी था, उनकी स्पीच जब मैं सुन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि निवेश एवं टर्नओवर, और फिर उन्होंने एक लाइन में ये भी कहा निवेश या टर्नओवर, यानी कि निवेश और टर्नओवर दोनों मिला के भी क्लासीफाई कर सकते हैं, वरना अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक खास बात तो ये कि निवेश और टर्नओवर दोनों को आधार बनाया गया, और दूसरी खास बात ये कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की कंपनियों को अलग अलग नहीं किया गया है, जबकि ऊपर वाले में दोनों को अलग अलग किया गया था। अब आप देखें इस पर सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होती हैं उनमें साफ साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, अब दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता तो है नहीं, तो हम एक ही बारे में बोलेंगे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस ऐसे एंटरप्राइजेस होंगे जिनमें निवेश 1 करोड़, जबकि टर्नओवर कितना, 5 करोड़, यानी कि टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है और निवेश 1 करोड़ तक। तो 1 करोड़ या उससे कम का निवेश होना चाहिए और 5 करोड़ या उससे कम का टर्नओवर हो, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में आएंगी वो कंपनियां। ऐसी ही प्रकार से देखो स्मॉल में, तो स्मॉल में आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों ही सेक्टर्स के लिए निवेश 10 करोड़। इसका ये मतलब हुआ कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, है ना, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का निवेश हुआ हो और 5 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का टर्नओवर हो, तो वह कंपनी स्मॉल एंटरप्राइजेज में रखी जा सकती है। फिर आप देखिए मीडियम, तो मीडियम में 50 करोड़ तक का निवेश, इसका यही मतलब हुआ कि 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ के बीच का निवेश हो सकता है, और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ऊपर और 250 करोड़ से कम का निवेश हो, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेज में आएगी। ठीक है, अब आप देखिए आखिर ये एमएसएमई इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, कोई कंपनी एमएसएमई में क्यों आना चाहती है, वो इसलिए आना चाहती है कि उसे बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे जो सरकार की तरफ से होते हैं। पहला बेनिफिट्स तो यही है कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, यानी कि जब कोई कंपनी जो एमएसएमई में है वो जब कोई लोन लेती है तो उसे बहुत ही कम ब्याज पे लोन उपलब्ध हो जाता है। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगता है किसके लिए, एमएसएमई के लिए।
फिर बहुत सारे टैक्स रिबेट्स होते हैं। टैक्स रिबेट का मतलब कि टैक्स में बहुत सारी रियायतें होती हैं, छूट होती हैं जो अदर कंपनी को देने होते हैं टैक्स। वो बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जो एमएसएमई को या तो नहीं देने होते या बहुत कम देने होते हैं। फिर दूसरा कि अगर कोई एमएसएमई खोलना चाहता है अपनी कोई कंपनी, तो उसे लाइसेंस और सर्टिफिकेशन में बहुत प्रीफरेंस मिलता है, यानी कि लाइसेंस सर्टिफिकेट आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का यहाँ मतलब है कि आखिर एमएसएमई का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहला योगदान तो यही है कि 45% जो हमारा उद्योग में जो रोज़गार जनरेट होता है उसका 45% अकेले एमएसएमई जनरेट करता है। यानी कि एमएसएमई के द्वारा पूरे भारतीय औद्योगिक रोज़गार का 45% अकेले एमएसएमई के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो एमएसएमई भारत के उद्योगों में 45% रोज़गार उपलब्ध कराती है। इसके अलावा देखिए अगला कि जो भारत का टोटल जो एक्सपोर्ट है यानी कि निर्यात है, उस निर्यात का अकेले 50% निर्यात एमएसएमई करते हैं। और इसके अलावा 95% जो यूनिट्स हैं वो केवल एमएसएमई की हैं पूरे भारत में। यानी कि पूरे भारत में जो कंपनियां हैं, जो औद्योगिक इकाई हैं, औद्योगिक इकाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो पूरे भारत में फैली हुई, उनमें से 95% अकेले किसकी हैं? एमएसएमई की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर नहीं है ना, बल्कि वो निर्भर है किस पे? छोटे उद्योगों पर। जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन पर निर्भर है, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो लघु हो, चाहे वो मध्यम उद्योग हो, उन सब पर निर्भर है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसलिए ये एमएसएमई पर भारत सरकार का अत्यधिक जोर होता है, इसीलिए एमएसएमई पर भारत सरकार अलग से ध्यान दे रही है। आपको इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि आपके मन में सवाल हो सकता है कि आखिर एमएसएमई का क्राइटेरिया बदलने से फ़ायदा क्या होगा, मतलब एमएसएमई का क्राइटेरिया इस कोरोना पैंडेमिक में बदलने की ज़रूरत क्या थी। तो आप देखिए ये इसलिए किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां एमएसएमई के अंतर्गत आ जाएं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें एमएसएमई कंपनी होने का लाभ नहीं मिल पाता था, या एमएसएमई कंपनियां वो नहीं थी तो उन्हें कोई लाभ मिलता भी नहीं होगा ज़्यादा, तो इसलिए वो कंपनियां एमएसएमई के क्राइटेरिया में आ जाएं और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, अधिक से अधिक बिजनेस को बढ़ा सकें, लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सकें और भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक सकें।